नमस्कार सभी विद्यार्थीगण। पिछली क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास में हम पढ़ रहे थे मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ लिया था और मूल्यांकन के प्रकार भी मैंने पिछली क्लास में बताए थे कुछ, और जो बाकी प्रकार रह गए हैं तो वो हम इस क्लास में देखेंगे। तो आपको साथ साथ में क्वेश्चन करते जाना है, बुक वाले जो भी किताब हो आपके पास, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो भी करते जाना है साथ में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे मिलते हैं तो वो मैं तो क्लास के बाद करवाता ही हूँ, तो वो ध्यान समझना। जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं होता कि आपको आपने ये टॉपिक पढ़ा तो उससे संबंधित क्वेश्चन कर लिया तो मतलब उससे संबंधित क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसका जो मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है उसका ये रहता है कि आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका क्वेश्चन है केवल वो करना आना चाहिए ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपको कोई भी क्वेश्चन है, यानी कि नेट जेआरएफ है प्रथम प्रश्न पत्र, इसका नाम है शिक्षण एवं शोध वृत्ति। इस पेपर में जितने कोई 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ मैथ के रहते हैं, मैथ और रीजनिंग वाले, बाकी थ्योरी के रहते हैं। तो जितने भी थ्योरी क्वेश्चन आए, तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कैसे क्वेश्चन पढ़ना है और उसके फिर कैसे विकल्प पढ़ना है, उसका कैसे आंसर देना है, यानी क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है वो बताना मेरा उद्देश्य होता है यहाँ पर क्वेश्चन रखने का मतलब। मैं यहाँ पर क्वेश्चन रखता हूँ और उसमें बताता हूँ कि क्वेश्चन करना कैसे, क्वेश्चन करना सीखना कैसे, ये। और बाकी आपको खुद से तो पढ़ना ही है, क्योंकि मैं जो जितना पढ़ाऊंगा उतने से, मैं मतलब जो थ्योरी पढ़ाऊंगा उतना थ्योरी पर्याप्त है, लेकिन क्वेश्चन जितने कराऊंगा पर्याप्त नहीं। क्वेश्चन आपको बहुत सारे करना है, मैं सभी क्वेश्चन नहीं करा सकता क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। और क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो आपको भला होगा, ना कि मैं कराऊंगा तो उससे आपको लाभ कम होगा। मैं थ्योरी करा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ी समझिए, इससे लाभ होगा, लेकिन क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उससे आपको सीखना है कि क्वेश्चन कैसे करना है, और बाकी करना सभी क्वेश्चन आपको खुद से है। और कहाँ से करना है, कौन सी बुक है, ये सब मैं बता चुका हूँ कई बार। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो हम देखेंगे प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन में इसका पहला प्रकार है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन, यानी कि मानदंड, ये हो गए मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। ठीक है, ये मानदंड संदर्भित मूल्यांकन होता क्या है पहले मैं इसको समझा दूंगा, और लिखा तो सामने आपको है, ये बहुत ही सरल शब्दों में आसान भाषा में लिखा हुआ है, समझ लीजिए। इसके बाद आपको नोट्स बनाना है, अपनी नोटबुक में लिखना है जो सामने लिखा है उसको देख देख कर। जैसे कि हमारे एग्जाम होते हैं तो उसमें हमारा पूर्णांक मान लीजिए किसी कक्षा का 500 का पूर्णांक है, 12वीं कक्षा है यूपी बोर्ड में, कक्षा 12th जो होती है उसमें 500 का पूर्णांक रहता है। 500 में किसी के 428 नंबर आए, उसका कितना परसेंटेज बनेगा। तो एक एक ये उसके जो छात्र का जो प्रदर्शन रहता है परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में 12वीं की, तो ये तो एक तरीका ये हो गया कि उसके कितने परसेंटेज आए। ये तरीका हो गया उसके प्रदर्शन का नापने का, उसके प्रदर्शन को देखने का कि उसके प्रदर्शन कैसा रहा ये देखने का। एक तरीका ये होगा कि उसके परसेंटेज कितने बने। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि उसका स्थान कौन सा रहा। अगर मतलब बहुत ही अच्छे नंबर आए, उसके 450 से ऊपर नंबर है, तो फिर उसका स्थान देखा जाएगा क्या, कि उसका जिले में कौन सा स्थान है, उसके प्रदेश में कौन सा स्थान है, ऐसे उसके स्कूल में कौन सा स्थान है। तो ये दो तरीके हो गए। ये तो यहाँ पर जो हम प्रगति के आधार पर देखेंगे मूल्यांकन के प्रकार, वहाँ पर हम यही देखेंगे क्योंकि छात्र का प्रदर्शन जैसा रहा उसके आधार पर हम जो देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्योंकि कोई छात्र है वो अपनी परीक्षा में अपनी कक्षा में जैसा भी अपना पढ़ाई में प्रदर्शन कर रहा है, तो प्रदर्शन तो उसका एक हो गया, लेकिन उसके देखने के तरीके अलग अलग हैं, और देखने के तरीके के अलग अलग से उसके जो मूल्यांकन है उसके प्रकार हो जाते हैं। तो यहीं पर एक है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। तो मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में ये होता है कि इसमें सीधे परसेंटेज देखे जाते हैं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में, कि जैसे कितने के 500 का पूर्णांक है, 500 में उसके 428 नंबर आए, उसके कितने नंबर आए या फिर कितने परसेंटेज रहे, यानी अंकों के रूप में देखा जाएगा। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में अंकों के रूप में देखा जाएगा। और इसमें जब अंकों के रूप में देखा जाएगा तो किसी एक छात्र के
एक छात्र का प्रदर्शन मापने के लिए या फिर एक छात्र के अंक निकालने के लिए हमें दूसरे छात्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी? यहाँ पर हमें मानदंड संदर्भ मूल्यांकन करने के लिए केवल ये मानदंड की जरूरत पड़ेगी। मानदंड का मतलब पूर्णांक कितना है यहाँ पर। तो 500 का पूर्णांक है तो 500 का पूर्णांक देखेंगे, फिर दूसरे देखेंगे उसके नंबर कितने हैं, बस उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। 500 में उसके 428 नंबर आए, उसका परसेंटेज कितना 428/5 करते हैं, भाग देके जो भी आएगा तो उससे ऐसे में उसके परसेंटेज आएंगे। तो यहाँ पर हमें किसी छात्र के परसेंटेज या फिर उसका प्रदर्शन को मापने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? केवल मानदंड की। यहाँ पर मानदंड क्या, हमारा पूर्णांक है, टोटल पूर्णांक क्या है या टोटल अंक कितने हैं, कुल अंक कितने हैं, केवल उसकी जरूरत पड़ी। और उसके आधार पर हमने किसी छात्र का प्रदर्शन परीक्षा में कैसा हमने निकाल लिया। यानी कि उसके केवल एक छात्र का प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए हमें दूसरी छात्र की जरूरत नहीं पड़ी, केवल हमें एक मानदंड की जरूरत पड़ी जो यहाँ पर हमारा पूर्णांक था, जो कि कुल अंक होता है सभी विषयों के अधिकतम अंकों का योग। अब बस उससे हमने निकाल लिया। ये होता है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, किसी व्यक्ति के स्तर का पता लगाने के लिए एक मानदंड का उपयोग किया जाता है। समूह के अन्य सदस्यों के प्रदर्शन का इसमें संदर्भ नहीं लिया जाता। वही वही मैंने जैसे बना था, इसमें केवल एक विद्यार्थी के अंक निकालने के लिए केवल मानदंड की जरूरत पड़ती है, किसी दूसरे विद्यार्थी की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे वस्तुनिष्ठ इसे वस्तुनिष्ठ आधारित परीक्षण भी कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ आधारित परीक्षण इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट पता चल जाता है कि किसी विद्यार्थी कितने अंक है, उससे कितने प्रतिशत है, कैसे उसको स्कोर रहा है, वहाँ पर स्पष्ट पता चल जाता है। इस वजह से इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ आधारित परीक्षण। और आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ के अधिगम के परिभाषित परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। यहाँ पर के नहीं होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर। एक मिनट कर रहा है सिस्टम। यहाँ पर होगा ये क्या, यहाँ पर होगा, यहाँ पर अधिगम के परिभाषित परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। वही है कि परिभाषित परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आते हैं, यानी कि हमें स्पष्ट अंक और स्पष्ट स्पष्ट प्रतिशत उसने कितना स्कोर किया पता चल जाता है। उदाहरण दीजिए, वो किसी को गणित में 78% अंक, ये होगा, क्या होगा, ये हो गया मानदंड संदर्भ मूल्यांकन। और दूसरा है इसी में का प्रकार है, दूसरा प्रकार है मानक संदर्भ मूल्यांकन। अब देखते हैं कि मानक संदर्भ मूल्यांकन क्या होता है। ये मानक संदर्भ मूल्यांकन ये क्या होता है, मानक संदर्भ मूल्यांकन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मानक संदर्भ मूल्यांकन को बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन। ठीक, ये हो गया। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था ना कि मानदंड संदर्भ मूल्यांकन में किसी विद्यार्थी का प्रदर्शन देखने के लिए केवल मानदंड की जरूरत पड़ती है, किसी दूसरे विद्यार्थी की जरूरत नहीं पड़ती। और मानक संदर्भ मूल्यांकन में क्या होता है, यहाँ पर छात्रों की आपस में तुलना करके किसी एक छात्र का प्रदर्शन की माप की जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किसी एक छात्र के प्रदर्शन को मापने के लिए एक अन्य छात्रों की भी जरूरत पड़ेगी। ये होता है मानक संदर्भ मूल्यांकन। तो मैंने बताया था कि जब हम स्थान से भी देखते हो कि किसी छात्र ने बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रदर्शन किया, देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका हो गया उससे कितने नंबर आए, दूसरा तरीका होगा कौन सा स्थान रहा। और जब स्थान लगाएंगे पता करेंगे तो अन्य छात्रों को भी देखना पड़ेगा स्थान, तभी तो पता चलेगा किसी व्यक्ति का स्थान कैसा रहा। तो इसके लिए देखेंगे उसके आगे कितने लोग हैं, उसके पीछे कितने लोग हैं, और मुख्य रूप से उसके आगे उससे ज़्यादा नंबर वाले कितने हैं, तभी तो पता चलेगा उसको कौन सा स्थान रहा। अब वो होता है मानक संदर्भ मूल्यांकन। और इसका सबसे और आसान उदाहरण, आपकी जो नेट जेआरएफ परीक्षा होती है वो मानदंड संदर्भ से नहीं होती, ये वाली होती है। नेट जेआरएफ की परीक्षा में जो रिजल्ट आता है वो मानक संदर्भ मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट दिया जाता है आज के समय में। पहले आता था मानदंड संदर्भ में, लेकिन आज के समय में आता है मानक संदर्भ मूल्यांकन में। क्यों? क्योंकि आपको जो मार्कशीट मिलती है
नेट जेआरएफ परीक्षा के जो भी पास होते हैं फेल होते हैं, तो जब रिजल्ट आने के बाद जब मार्क्स मिलती है तो उसमें नंबर कितने ये नहीं लिखा होता, उसमें क्या लिखा होता है, परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या है? परसेंटाइल जो है मानक संदर्भ मूल्यांकन का ये के तरीका है। मानक संदर्भ मूल्यांकन के अंतर्गत परिणाम देने का ही एक तरीका है परसेंटाइल। उसमें नंबर नहीं होता। परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है अगर विस्तार में समझे, सबको पता परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपके जितने परसेंटाइल रहे तो उससे पता चलता है कि आपसे आगे कितने लोग हैं, यानी कि आपसे ज़्यादा अंक वाले कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने परीक्षा दी। जैसे कि किसी के 99 परसेंटाइल अंक आए जेआरएफ की परीक्षा में, तो जो उसके जब मार्कशीट है तो उसमें जो टोटल स्कोर बना उसका है पर से क्या कहते हैं, सब नॉर्मलाइजेशन सब करने के बाद 99% उसके अंक आए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 100 पूरा होता 100%, तो 99 परसेंटाइल उसके हैं, तो इसका मतलब 1% लोग हैं उससे आगे हैं, यानी 1% लोग जिन्होंने जितने लोगों ने पेपर दिए, मान लो 1000 लोगों ने उस विषय के पेपर दिया, तो 1000 लोगों में से ए, ए, 1%, 1000 लोगों में से 1% लोगों जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी थे उनमें से 1% के अंक उस विद्यार्थी ज़्यादा हैं। कि अगर मेरे 99 परसेंटाइल अंक आए तो मुझसे 1% लोग ज़्यादा हैं जिनके मुझसे ज़्यादा नंबर आए। अब बाकी सभी जितने जितने भी 1000, जैसे 1000 लोगों ने पेपर दिया तो इसका 1% होता है 1000 का 10 है, तो 10 लोग मुझसे ज़्यादा हैं, बाकी 10 के बाद 11 मैं हो गया। अब बाकी जितने बचे सभी मुझसे पीछे, यानी सभी के मुझसे कम अंक हैं। ये होता है मानक संदर्भ मूल्यांकन। यहाँ पर स्थान देखा जाता है तुलना करके कि मैंने जो अपना स्थान निकाला, कैसे निकाला, तुलना करके निकाला ना। टोटल 1000, इन सब में देखा कि मुझसे आगे कितने, मुझसे पीछे कितने, मैं कहाँ पर हूँ, तो तुलना करके निकाला ना। ये होता है मानक संदर्भ मूल्यांकन। यहीं पर ये लिखा हुआ है इसके बारे में, आप पढ़ लीजिएगा, नोट नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया उसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार। अब उद्देश्य के आधार पर देखते हैं कि उद्देश्यों के आधार पर मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार हैं। चलिए देखते हैं उद्देश्य के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार। इसको एक एक करके देखेंगे। उद्देश्य के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार में पहला प्रकार है अभिक्षमता परीक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी एक मूल्यांकन का तरीका है, अभिक्षमता परीक्षण या एप्टीट्यूड टेस्ट। एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। एसएससी का एग्जाम आपने दिया होगा बहुत से लोगों ने, तो जो एसएससी का सिलेबस रहता है मैथ वाला, मैथ वाले में सब क्वान्टिटेटिव लिखा रहता है, लेकिन एक एसएससी वाले में एक रहता है, एक सिलेबस जो रहता है उसमें लिखा रहता है एप्टीट्यूड टेस्ट है। सिलेबस में एसएससी का जो सिलेबस रहता है जनरल सिलेबस, उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिखा रहता है। तो वही है यहाँ पर अभिक्षमता परीक्षण। यहाँ पर किसी एक विषय का नहीं होता, अलग अलग विषय से संबंधित ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जिससे विद्यार्थी की अभ्यर्थी की अभिक्षमता का मापन हो सकता है। ठीक है। अब अभिक्षमता परीक्षण क्या है, इसमें क्या देखा जाता है, समझिए। अभिक्षमता परीक्षण जो है किसी विशेष प्रकार की जॉब के लिए छात्रों की कुशलता, उनका कौशल, उनकी योग्यता जांचने के लिए ये एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इसमें जैसे मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट कोई एक प्रकार का वैसा टेस्ट नहीं, जनरल टेस्ट कि हर विद्यार्थी पास कर पाए। जो यहाँ पर मूल्यांकन में जो अभिक्षमता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट का जो उपयोग किया जाता है, ये देखने के लिए किया जाता है कि वह विद्यार्थी उस निश्चित जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए उसका चयन किया जाना है, जिस काम के लिए, वो करने में योग्य है कि नहीं। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है एक सामान्य टेस्ट नहीं होता, यानी कि इसको सभी विद्यार्थी पास नहीं कर सकते, सभी लोग पास नहीं कर सकते। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वही विद्यार्थी पास कर सकता है जिसकी मस्तिष्क की संरचना, दिमाग की संरचना वैसी होगी कि जो उस काम के अनुकूल होगी। जैसे उदाहरण के लिए पायलट, एयरप्लेन का पायलट का भर्ती निकली, उसमें कैंडिडेट के लेना है पायलट के लिए, तो हर व्यक्ति पर क्या पायलट बन सकता? नहीं। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन वास्तविकता हर व्यक्ति पायलट नहीं बन सकता। जैसे कि वो और भी काम
अगर दूसरा उदाहरण ले, कई होते हैं मतलब तकनीकी काम में आता है, जैसे कि कंप्यूटर वाले काम में कई ऐसे तकनीकी काम होते हैं जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर उसकी मस्तिष्क की संरचना अगर वैसी हुई तो ही कर सकते हैं। ये जो एयरफोर्स में जो भर्तियां होती हैं पायलट के लिए, तो और एयरफोर्स के अलावा अगर सिविल एविएशन जो होता है, यानी कि नागरिक उड्डयन, यानी कि ये जो यात्री जहाज होते हैं उनके लिए जो पायलट भर्ती होती है, तो वहाँ पर ये खास तौर से लिया जाता है। एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें ये देखा जाता है कि ये पायलट बनने के लिए इसकी मस्तिष्क संरचना वैसी है कि नहीं, क्योंकि सभी लोग पायलट नहीं बन सकते। ऐसे ही कई तकनीकी काम होते हैं, कंप्यूटर में ऐसे कई काम होते हैं, तकनीकी फील्ड में से कई प्रकार के काम होते हैं जो सभी लोग नहीं कर सकते, केवल वही लोग कर सकते हैं जिनकी मस्तिष्क संरचना वैसी है कि नहीं है। और ये पहले से पता नहीं होता, जब वो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है तभी पता चलता है। अगर उनका मस्तिष्क संरचना वैसी हो जो एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर लेते हैं, और दूसरा विद्यार्थी भले वो कितना पढ़ के गया हो, कितना ब्रिलियंट हो, कितना भी उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा रहा हो, अपनी कक्षा में बहुत टॉपर रहा हो, लेकिन अगर उसका जो दिमाग है वैसा नहीं होगा जो कि एक पायलट होने के लिए जरूरी है, अगर उसकी संरचना वैसी नहीं होगी तो उसका सब पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा और उस एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो जाएगा। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट में ये नहीं देखा जाता कि तुमने पढ़ा कितना है, एप्टीट्यूड टेस्ट में देखा जाता है कि उसकी जो मानसिक अवस्था है वो उस जॉब के अनुकूल है कि नहीं है, ये चेक किया जाता है। इसी के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट यानी अब क्षमता परीक्षण किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को बहुत आसान शब्दों में, किसी विशिष्ट कार्य करने की सक्षमता पता लगाने के लिए वांछनीय विशेषताओं की पहचान में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग किया जाता है। वांछनीय विशेषताओं का मतलब वही मस्तिष्क की संरचना वैसी है कि नहीं है, उसकी बुद्धि वैसी है कि नहीं है, वह काम करने के लिए आवश्यक गुणों का को अपने अंदर धारण करता है या नहीं, ये वांछनीय विशेषता है। इसका उपयोग सामान्यतः विशेष पाठ्यक्रम में चयन के लिए छात्रों की प्रतियोगी परीक्षा में किया जाता है। यही हो गया विशेष समानता, विशेष पाठ्यक्रम जैसे कि पायलट का पाठ्यक्रम हो गया। सेना में अलग अलग ऐसे विभाग होते हैं, अलग अलग प्रकार के जॉब होते हैं, जैसे कमांडो हो गया। तो क्या हर व्यक्ति कमांडो बन सकता है? नहीं बन सकता। कमांडो बनने के लिए भी एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि जो कमांडो होते हैं वो काम के हिसाब से अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनका टेस्ट जो होता है, क्योंकि कमांडो की डायरेक्ट जो भर्ती नहीं होती, जो सेना में पहले से जवान होते हैं, पहले जो सैनिक होते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को लेकर कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग देने के पहले उनका पूरा टेस्ट होता है, कई बहुत ही कठिन कठिन कई प्रकार टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर विशेष पाठ्यक्रम का मतलब यही है कि कुछ अलग पाठ्यक्रम होगा, समान पाठ्यक्रम नहीं होगा। विशेष पाठ्यक्रम में चयन के लिए छात्रों की प्रतियोगी परीक्षा किया जाता है, प्रतियोगी परीक्षा में किया जाता है किसका? एप्टीट्यूड टेस्ट का उपयोग। उदाहरण के लिए पायलट के लिए चयन में छात्रों का एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये हो गया अभिक्षमता परीक्षण। ये उद्देश्यों के आधार पर मूल्यांकन प्रकार में और क्या है? उद्देश्यों के आधार पर और भी मूल्यांकन के प्रकार है, वो देखेंगे। उद्देश्यों के आधार पर परी में दूसरा प्रकार है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उपलब्धि परीक्षण को इंग्लिश बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण, ये क्या होता? ये भी उद्देश्य के आधार पर प्रकार में ही एक प्रकार है, मूल्यांकन का एक प्रकार है। इसमें क्या मापा जाता है? उसमें इसमें ये देखा जाता है कि जिस पाठ्यक्रम में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो इसे ये साल के अंत में होता है उपलब्धि परीक्षण। क्योंकि कोई भी उपलब्धि देखने के लिए बीच में थोड़ी उपलब्धि पता कर सकते, उपलब्धि तभी देखेंगे जब वो कोर्स खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे बीए में कोई पढ़ रहा है, बीएससी पढ़ रहा है, तो वो जो पूरे साल का जो सिलेबस है वो खत्म कर लेगा, तब देखेंगे ना कि जो पूरा सिलेबस है उसमें उसने कितना प्राप्त किया, उसने क्या उपलब्धि हासिल की उस इस पूरे साल के पाठ्यक्रम को पढ़कर। तो ये साल के अंत में होता है, साल के अंत में या फिर पूरा जब कोर्स खत्म हो जाएगा, 3 साल 4 साल का कोर्स है, वो जब खत्म हो जाएगा उसके अंत में होता है। और इसमें ये देखा जाता है कि जब तूने पूरा सिलेबस पढ़ा उसमें कितना उपलब्धि हासिल की, क्या प्राप्त किया, क्या अचीव किया, यही उपलब्धि परीक्षण। अब देखिए प्रवीणता परीक्षण यानी प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या देखा जाता है? जैसे कि उपलब्धि परीक्षण में देखते थे कि उसने क्या प्राप्त किया। पूरा सिलेबस खत्म हो गया और पूरे सिलेबस में तुमने कितना परसेंट प्राप्त किया? 100% सिलेबस, 100 में से तुमने 80 प्राप्त किया,
50, 60 कितना प्राप्त किया। ये तो हो गया उपलब्धि परीक्षण में। और प्रवीणता परीक्षण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें क्या देखते हैं? इसमें ये देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति एक निश्चित समय में उसकी सामान्य क्षमता क्या है। यहाँ पर किसी अभ्यर्थी या किसी स्टूडेंट शिक्षार्थी की एक निश्चित समय में उसकी सामान्य क्षमता का पता, यहाँ विशेष क्षमता का पता नहीं लगाते, ना ही उपलब्धि का पता लगाते, यहाँ पर सामान्य क्षमता देखा जाता है। प्रवीणता परीक्षा में उसकी सामान्य क्षमता क्या है। जैसे कि कोई छात्र बीटेक कर रहा है सिविल इंजीनियरिंग से, तो सिविल इंजीनियरिंग से में से वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। उसने एक निश्चित समय यानी एक सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर जितना भी पढ़ा वो पढ़ चुका। अब और उससे आगे भी, क्योंकि पूरा इसलिए उसका कोर्स खत्म करने के लिए उसे पूरे 4 साल का कोर्स है, तो 8 सेमेस्टर पूरे करने पड़ेंगे। तो प्रवीणता परीक्षा में ये देखा जाएगा कि जो आगे सेमेस्टर पढ़ने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए क्या उसके पास है कि नहीं है, और है तो कितनी मात्रा में है। आगे का पूरा कोर्स खत्म करने के लिए आगे कंटिन्यू करे, अगले सेमेस्टर में उसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली में प्रमोट होते हैं। एक सेमेस्टर पास कर लिया तो अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर देंगे, ऐसे होता है। तो अगले सेमेस्टर में जो उनका टीचर रहेगा, तो सब सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला जो भी सब्जेक्ट है, तो वो देखेगा कि अगला सेमेस्टर में ये जाने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए इसके अंदर है कि नहीं है, और कितनी मात्रा में है। वह अगले सेमेस्टर में जाकर अच्छी तरीके से वहाँ पर पढ़ाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये देखते हैं किसमें, प्रवीणता परीक्षण में। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। इन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित समय में किसी व्यक्ति की सामान्य क्षमता का पता लगाना होता है। उदाहरण के लिए कोई छात्र जिस कक्षा में पढ़ रहा है उसके अनुसार कितनी क्षमताएं होनी चाहिए, यानी मान ली बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है तो कितनी क्षमताएं होनी चाहिए और वास्तव में कितनी है। जितनी क्षमताएं होनी चाहिए वास्तव में उतनी है या उससे कम है या फिर उससे ज़्यादा है, ये देखते हैं किसमें, मूल्यांकन के प्रवीणता परीक्षण के अंतर्गत। ठीक है, उद्देश्यों के आधार पर प्रकार हो गए। अब हम देखेंगे ग्रेडिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी। ग्रेडिंग तो सभी लोगों ने सुना होगा, पता भी होगा ग्रेडिंग क्या होता है, यानी जो ग्रेड दिए जाते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में तो ग्रेडिंग हुआ, हिंदी में श्रेणी बोलते हैं। इसको अगर आप परिभाषा के रूप में लिखना या चाहें, समझना चाहें, परिभाषा के रूप में इसको ये बोला जाएगा। वैसे ग्रेड ग्रेड तो सभी को पता होगा ग्रेड क्या होता है। जो मार्कशीट में जो कई विश्वविद्यालय देते हैं, ग्रेड दिया करते हैं, वो तो इसके क्या कहते हैं, अब तो हाई स्कूल इंटर में भी मिलता है ग्रेड। हाई स्कूल में मिलता है शायद, इंटर का पता नहीं, इंटर में नहीं मिलता शायद। अंक भी मिलेंगे, ग्रेड भी मिलेगा, अंक रहेगा उसके बगल में ग्रेड लिखा रहेगा। तो वह ये उसकी परिभाषा के रूप में कैसे एक लिखा, आसान भाषा में लिखा, समझ लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए और नोट भी कर लेना अगर आपको जरूरत लगे। हालांकि परिभाषा का पूछता नहीं कि ग्रेड निकलेगी, ये केवल समझने के लिए लिखा है। छात्रों के उपलब्ध स्तर को दर्शाने वाले प्रतीकों का संग्रह होते हैं क्या, श्रेणियाँ। प्रतीकों का संग्रह इसमें, क्योंकि A B C D A+B+ ऐसे मिलता है ग्रेडिंग में, तो वह ये कि तुम्हारे छात्र का प्रदर्शन कैसे रहा, उसके कितने अंक आए, उस अंकों को जब A B C D ऐसे में दर्शाते हैं तो वही ग्रेडिंग होता है। और इसके अलग अलग प्रकार है, क्योंकि ग्रेड देने के भी अलग अलग विश्वविद्यालय और बोर्ड के तरीके होते हैं। तो इस प्रकार ग्रेडिंग के यानी कि श्रेणीकरण के कई प्रकार हो गए। तो उन प्रकारों को देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। एक तो होता है डायरेक्ट ग्रेडिंग, यानी कि प्रत्यक्ष श्रेणीकरण, लिखा हुआ है प्रत्यक्ष श्रेणीकरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ग्रेडिंग। डायरेक्ट ग्रेडिंग क्या होता है, इसमें जो है डायरेक्ट ग्रेडिंग में नंबर नहीं दिया जाता। परीक्षा ली हुई, ये कुछ विश्वविद्यालयों में ये आज के समय में अप्लाई किया जा रहा है। मतलब मैंने बीएड किया था एक यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर भी मुझे बीएड में की मार्कशीट में नंबर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ग्रेड है। तो वहाँ पर ग्रेड नहीं, वहाँ पर क्रेडिट है, वहाँ पर क्रेडिट है, ग्रेड नहीं हो, क्रेडिट क्रेडिट दिया गया है, वहाँ पर ग्रेड नहीं है, लेकिन ग्रेड दिए जाते हैं कहीं कहीं पर, अंक नहीं दिए जाते हैं। हालांकि ये सभी जगह लागू नहीं होता, कुछ कुछ जिनका जैसा रूल होता है विश्वविद्यालयों का,
अपने हिसाब से देते हैं। यहाँ पर जैसे कि किसी कक्षा में उसने मैथ का पेपर दिया, तो उसने मैथ में कितने अंक आए, तो वहाँ पर जो मार्कशीट आएगी तो वहाँ पर अंक नहीं लिखे रहेंगे, ना ही पूर्णांक रहेगा मैथ का कितना पूर्णांक कितने, सीधे ग्रेड लिखा रहेगा। जैसे कि ए से ई तक टोटल ग्रेड है, उनका जो सिलेबस है उसका सिलेबस में टोटल ए से ई तक ग्रेड है, और ए से ई तक ही कोई एक ग्रेड दे दिया जाएगा उसके प्रदर्शन के आधार पर, जैसा भी उसने क्वेश्चन पेपर में आंसर दिए होंगे उसके प्रदर्शन के आधार पर छात्र के, तो ए से ई तक कोई ग्रेड दिया जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर अंक नहीं दिया जा रहा है, केवल ग्रेड दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे डायरेक्ट ग्रेडिंग, प्रत्यक्ष श्रेणीकरण लिखा हुआ है। इसमें छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन गुणात्मक रूप से किया जाता है, गुणात्मक रूप से इस वजह से क्योंकि यहाँ पर अंक नहीं होते। यहाँ पर अंक होते क्या, मैंने शुरुआत में पिछली क्लास में बता चुका हूँ, जब अंक जो दिए जाते हैं प्रदर्शन के लिए तो वहाँ पर होता है मात्रात्मक, और जब अंक नहीं दिए जाते हैं अंकों को हटा कर एक साइड करके छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, तो वो गुणात्मक होता है। ये यहाँ पर अंकों का कोई काम है नहीं, तो यहाँ पर जो मूल्यांकन होगा वो गुणात्मक रूप से होगा। इसमें अंक न देकर सीधे अक्षर ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। इसमें पारदर्शिता का अभाव रहता है, पारदर्शिता का अभाव रहेगा क्योंकि अंकों से स्पष्ट पता चल जाता है कितने अंक है, और ग्रेड में स्पष्ट पता नहीं चलता, इस वजह से यहाँ पर पारदर्शिता का अभाव रहता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर उसका ग्रेड ए रहेगा तो उसका मतलब होगा आउटस्टैंडिंग, यानी कि बहुत अच्छा उसने प्रदर्शन किया, और आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन किया, क्लास में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। अब बी ग्रेड मिला किसी को, तो मान यहाँ पर है उसका मतलब होगा बेस्ट, यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। सी ग्रेड मिला जाएगा उसको बोले गुड, यानी कि अच्छा प्रदर्शन होगा, खराब प्रदर्शन नहीं है लेकिन अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन फिर भी अच्छा है। अगर डी रहेगा तो उसका मतलब एवरेज, यानी अच्छा से थोड़ी कम प्रदर्शन, इसी प्रकार। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट ग्रेडिंग में होता है अक्षरों सीधे अक्षरों ग्रेडों को, क्यों ग्रेड होता क्या, अक्षरों का समूह होता है, जो लेटर होते हैं उन्हीं का समूह होता है ग्रेड। यहाँ पर अक्षरों के रूप में केवल ग्रेड दे दिया जाएगा, और हर अक्षर का यानी हर ग्रेड का अपना एक मतलब होगा, जो वहाँ पर वो विद्यालय या फिर विश्वविद्यालय निर्धारित करेगा। उसी के अनुसार हर अक्षर का अपना एक मतलब रहेगा, और अक्षर के रूप में यहाँ पर छात्र का प्रदर्शन की माप की जाएगी, यहाँ पर अंक नहीं बताए जाएंगे। तो ये हो गई डायरेक्ट ग्रेडिंग। फिर आती है इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। प्रत्यक्ष श्रेणीकरण यानी कि इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, ये क्या होती है, बहुत ही आसान है, एक लाइन में समझ लीजिए। इसमें पहले नंबर दिए जाते हैं, उन पर नंबरों को ग्रेड में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि हमें इस समय यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में नंबर मिलते हैं उनको फिर ग्रेड में, और कई विश्वविद्यालय भी हैं वो भी ऐसे करते हैं, नंबर भी देते हैं ग्रेड भी देते हैं, वही यही है इनडायरेक्ट ग्रेडिंग लिखा हुआ है, पढ़ लेना तुरंत समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है पूर्ण श्रेणीकरण यानी कि अब्सोल्यूट ग्रेडिंग। ये अब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या होता है, इसमें जो रहता है ये एक पूर्व निर्धारित मानक रहता है पहले से, एक मानक रहता है पहले से निर्धारित, और उसी मानक के अनुसार है किसी छात्र के नंबर कितने आए, और उन्हीं मानकों के अनुसार उसके नंबरों को विभाजित किया जाता है, यानी कि अलग अलग छात्रों के नंबरों को उन्हें मानकों के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि किसी मतलब जो इस समय फिर पास होने या फेल होने और डिक्टेंशन लाने के जो मानदंड रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, लगभग सभी बोर्ड एग्जाम में ये रहता है कि तो भाई ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग के अंतर्गत दिया था। जैसे कि अगर 33% से कम नंबर आए तो फेल हो जाएगा, 60% या उससे ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन, 75% या उससे ज़्यादा है तो डिक्टेंशन, तो वही यही होता है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए तुरंत समझ में आ जाएगा, आसान शब्दों में लिखा हुआ है। यह पूर्व निर्धारित मानक पर आधारित होती है। इसमें किसी विषय में अंकों के वितरण की परवाह किए बिना, यानी कि अंक कितने आए ये नहीं देखा जाता, क्योंकि और ये न देखते हुए उसको विभाजित कर दिया जाता है, यानी उसके अंकों को जो टोटल अंक रहेंगे उन टोटल जो स्कोर रहेगा उसको विभाजित कर दिया जाएगा जो पूर्व निर्धारित मानक है। इसमें किसी भी विषय में अंकों के वितरण की परवाह किए बिना अंकों को सीधे ग्रेड में बदलना शामिल होता है, यानी कि अंक कितने भी आएंगे इससे कोई मतलब नहीं, उनको सीधे ग्रेड में बदल दिया जाएगा और उसी अनुसार ग्रेड मिल जाएगा। जैसे ग्रेड में बदलेंगे, जैसे कि अगर 33% से कम अंक आए तो क्या हो जाएगा, फेल, उसका ग्रेड क्या हुआ, यहाँ पर ग्रेड होगा फेल।
फिर से 45% के बीच अंक है तो उसका ग्रेड क्या हो जाएगा, थर्ड डिवीजन है, तृतीय श्रेणी। 45 से 60% के बीच में नंबर आए तो उसको 60% के बीच नंबर आया, फिर उसका क्योंकि नंबर से परसेंटेज निकाला जाता है, तो इतने परसेंटेज अंक आए तो उसके क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा सेकेंड श्रेणी या द्वितीय श्रेणी ग्रेड हो जाएगा। इस प्रकार ये हो गई ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का एक और प्रकार है सापेक्ष श्रेणीकरण, यानी कि जिसे बोलते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग। ये रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होता है, तो ये जो रिलेटिव ग्रेडिंग होता है आसान भाषा में लिखा हुआ समझ लीजिए। इस प्रकार का श्रेणीकरण सामान्यतः सामूहिक परीक्षा में उपयोग किया जाता है, जिसमें किसी छात्र का ग्रेड केवल उसके प्रदर्शन से नहीं बल्कि समूह के प्रदर्शन से तय होता है। इस ग्रेडिंग का एक अन्य नाम है, इसको बोलते हैं ग्रेडिंग ऑन द कर्व। यानी कि सापेक्ष श्रेणीकरण होता क्या है, इसमें ग्रेड डिसाइड करने के लिए किसी एक छात्र का प्रदर्शन नहीं देखा जाता। यहाँ पर जब परीक्षा होगी, जो इवेल्युएशन होगा, क्योंकि इवेल्युएशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ये श्रेणीकरण, तो यहाँ पर जो इवेल्युएशन होगा उसमें पूरा ग्रुप है, ग्रुप इवेल्युएशन होगा और पूरा ग्रुप का प्रदर्शन कैसे रहा उसी के अनुसार उस पूरे ग्रुप को हम दे देंगे कोई एक ग्रेड। ये होता है रिलेटिव ग्रेडिंग या सापेक्ष श्रेणीकरण। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति ने प्रदर्शन कर कैसा किया, इसको ना आपके पूरा समूह का प्रदर्शन कैसा रहा उसको मापन किया जाएगा और उसी के अनुसार पूरे समूह के अनुसार पूरे समूह में जितने लोग हैं उन सबको एक जैसा ही ग्रेड मिल जाएगा। ये हो गया सापेक्ष श्रेणीकरण। इसके बाद एक शब्द है, मतलब कि शब्दावलियों से प्रश्न आ जाते हैं ना, क्योंकि संबंधित जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे संबंधित कई शब्दावली होती है, तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। उनमें से एक शब्दावली है चिंतनशील संकेत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट। हिंदी में हो सकता है आपको कठिन लगे, अगर ये इंग्लिश वर्जन इसका पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा कम कठिन लगेगा। रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट से, यानी कि हिंदी बोलते हैं चिंतनशील संकेत। ये होता क्या है, ये एक विधि होती है शिक्षण की, पढ़ाने की एक विधि होती है। इसमें अध्यापक ने से कोई एक चैप्टर या कोई एक यूनिट खत्म की, एक यूनिट पढ़ाया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिट 1। आज की क्लास में हमारी जो यूनिट 1 है, पेपर 1 की यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण वृत्ति, वो पूरी हो जाएगी आज की क्लास में। अगली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे पूरी यूनिट से। तो जैसे ये मैंने पूरी यूनिट करा ली, इसके बाद मैं फिर इसे क्वेश्चन दूँ, हालांकि मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव वाले, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं। लेकिन अगर किसी कक्षा में, क्योंकि जो क्लासरूम में पढ़ाई होती है कॉलेज में स्कूल्स में, तो वो जो फाइनल एग्जाम होते हैं उनके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन ना करके थ्योरी पेपर कराते हैं। तो जैसे एक यूनिट खत्म करा के मैं आपको उसी यूनिट से संबंधित है थ्योरी पेपर दूं, टेस्ट पेपर हल करने के लिए। उसमें जो भी पढ़ाया उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा, थे उस वैसे लॉन्ग आंसर टाइप में, और वैसे गोला भरो परीक्षा नहीं, वैसे लिखने टाइप में थ्योरेटिकल। तो ये होता है चिंतन संकेत। इसमें क्या होगा, इसमें अध्यापक ने पढ़ाया, छात्र ने समझा, उसके बाद अध्यापक ने उसका टेस्ट लिया, और टेस्ट जैसा लिया उसमें सोच सोच लिखना है। तो जो टेस्ट लेगा, क्योंकि उसमें गोला तो भरना नहीं है उसमें, क्योंकि लिखना है खुद से, यहाँ पर क्या करेंगे छात्र सोचेंगे और सोच उसका आंसर लिखेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें सभी छात्रों का जो उत्तर रहेगा सबका अलग अलग रहेगा, मतलब उनका निष्कर्ष तो एक जैसा होना चाहिए, लेकिन जो लिखने का तरीका रहेगा, लिखने की भाषा रहेगी और सेंटेंस रहेंगे वो तो सबका अलग अलग रहेगा। क्योंकि ये जो लिखित परीक्षा होती है उसमें उसका मतलब यही होता है कि सबका अलग अलग होना चाहिए, कि सबका एक जैसा नहीं होना चाहिए, ना तो फिर वो हो गया ना, क्या कहते हैं, मॉडल पेपर से कॉपी किया हुआ है इस प्रकार का, तो ऐसा नहीं होगा। तो चिंतन संकेत में यही होता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक कोई पाठ या इकाई समाप्त होने के बाद लचीले प्रश्नों का एक संग्रह छात्रों को प्रदान करता है, जो छात्रों को चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो चैप्टर खत्म किया उससे संबंधित क्वेश्चन दे देगा, उसको फिर उनको लॉन्ग आंसर टाइप में या शॉर्ट आंसर टाइप में कुल मिला के सेंटेंस के रूप में उनका आंसर लिखना है। उनका आंसर लिखने के लिए छात्रों को सोचना है, सोचेंगे, सोचना पड़ेगा तभी आंसर लिख पाएंगे। तो ये एक विधि होती है, इस प्रकार पढ़ाने की एक विधि होती है चिंतन संकेत, रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। हो गया, ये हो गया। अब आगे क्या है, आगे कक्षा में हास्य कला का प्रयोग।
ये कि ये भी एक विधि होती है, जैसे चिंतन संकेत हो गया पढ़ाने की एक विधि हो गई, ये भी एक टीचिंग मेथड ही होता है। मतलब टीचिंग मेथड का एक भाग कह सकते हैं, पूरा तो टीचिंग मेथड का एक भाग कह सकते हैं। कक्षा में हास्य कला का प्रयोग बहुत आसान है, आप सभी लोगों ने अनुभव किया होगा। जो कोचिंग में और स्कूली कक्षाओं में, कॉलेज में, सभी जगह ज़्यादातर अध्यापक इसका का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि अध्यापक पढ़ा रहा है कक्षा में, और वो कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, वो बुक से पढ़ाया जा रहा है या फिर बोलते हुए समझाते जा रहा है, कोई किताब में जो लिखा है, जो भी टॉपिक है वो उसी के बारे में पढ़ा रहा है 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे। तो इसमें क्या हो, छात्र बोर हो जाते हैं, मतलब क्योंकि उनका पूरा ध्यान उसी टॉपिक पर है, कोई किताबी चीज़, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें कोई प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे, वो थ्योरी पढ़ा रहा है बोलकर या फिर लिख कर, जैसे भी है। तो इस प्रकार की पढ़ाई में क्या होता है, ज़्यादा देर तक कोई चीज़ पढ़ाते पढ़ाते छात्र बोर होने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो जो अध्यापक रहते हैं, जो क्या कहते हैं अच्छे अध्यापक रहते हैं, जो जिनको टीचिंग मेथड का अच्छा ज्ञान होता है, तो वो टॉपिक चेंज कर देते हैं। उनका चेहरा देखेंगे कक्षा के इसकी बोर बोर हो रहे हैं, छात्र छात्राएं बोर हो रहे हैं, तो टॉपिक चेंज कर देगा, या फिर कोई बीच में कोई जोक, कोई मजाक मजाक जिससे कि छात्र हंसने लगे। मजाक वो ऐसा रहेगा कि मजाक एक स्तर वाला मजाक होगा, यानी कि शिक्षा से संबंधित ही मजाक होगा, कोई घटिया मजाक नहीं होगा, कोई शिक्षा से संबंधित होगा, और जिसका सकारात्मक मतलब ही निकले, नकारात्मक मतलब ना हो, ऐसा कोई मजाक, जिससे कि क्या होगा, छात्रों का ध्यान जो जिस टॉपिक पढ़ा रहा था उससे हटकर थोड़ी देर के लिए वो हंसने की तरफ चला गया, यानी जो मजाक किया उस मजाक की तरफ चला गया। इससे क्या हुआ, छात्रों के चेहरे पर प्रसन्नता आई, उनका मन थोड़ी खुश हुआ, तो जो बोरिंग हो रही थी उससे जो बोरिंग हो गई वो कम हो गई, वो बोरियत जो महसूस हो रही थी कि उनका अपना विषय पढ़ते पढ़ते, तो विषय को पढ़ते पढ़ते होने वाली बोरियत कम हो गई। इससे क्या हुआ, उनका दिमाग जो बोरियत के कारण दिमाग क्या हुआ, बोरियत के कारण दिमाग जो है सक्रियता कम होने लगती है दिमाग की, तो यहाँ पर बोरियत कम हुई तो दिमाग की सक्रियता बढ़ गई, फिर से दिमाग की सक्रियता अपने स्तर पर आ गई, जो कि जरूरी थी उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, अपना सिलेबस पढ़ने के लिए। ये तो हास्य कला का जो उद्देश्य होता है यही होता है कि छात्र रुचि रूप से पढ़ाएं। जब रुचि कर कक्षा होगी तो इससे क्या होगा, उपस्थिति बढ़ेगी कक्षा में, क्योंकि अगर कोई टीचर है वो ऐसी उसकी कक्षा बोरिंग होती है, क्योंकि होता है ना, सभी जगह सभी कॉलेजों में ऐसा होता है कि कुछ टीचर होते हैं जो जिनकी कक्षा को बोला जाता है कि उनकी कक्षा बहुत बोरिंग है, उनकी मतलब ऐसा बोरिंग कक्षा के नाम से फेमस रहते हैं वो। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि वो जब पढ़ाते हैं तो केवल अपना सब सिलेबस ही पढ़ाते हैं, अपने सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट के इधर उधर नहीं भटकते। इस वजह से छात्रों को वो टीचर और उनका सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है। और अगर वो दूसरा अध्यापक है तो वो अपना विषय पढ़ाते समय बीच बीच में कुछ हंसाने वाली बातें कर देता है, विषय से संबंधित ही बातें करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग ला देगा बीच में कि वो प्रसंग हंसी प्रदान करने वाले होंगे, तो इससे क्या होगा, थोड़ी देर के लिए छात्रों का दिमाग हल्का हो गया, उनको थोड़ी खुशी मिली, इससे उनका पढ़ने में मन फिर से वो एक्टिव हो गए, फिर से एनर्जी आ गई पढ़ने के लिए, बोरियत कम हो गई। तो जो कक्षा में हास्य कला का प्रयोग होता है यही होता है कि छात्रों को हंसाया जाए, जिससे कि वो रुचि के साथ पढ़े, करें डेली कक्षाएं। जब कक्षा बोरित नहीं होगी तो बंद क्यों करेंगे, उनको कक्षा में मजा आएगा तो फिर डेली कक्षा आएंगी ही, तो उनकी उपस्थिति बढ़े, इस यही होता है। और इसी को मैंने बहुत आसान भाषा में पूरा लिख दिया है, कक्षा में हास्य कला का प्रयोग होता क्या है, क्यों होता है, इसका फायदा क्या है, ये सब। चलिए आज की कक्षा यहीं तक थी, अब हम प्रश्न कर लेंगे जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे जो पहली यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति वो पूरी हो गई इस कक्षा से, केवल एक दो टॉपिक रह गया, हाँ एक दो टॉपिक रह गए हैं, तो वो क्वेश्चन के साथ ही मैं करवा दूंगा, क्योंकि उसके लिए एक दो टॉपिक के लिए अलग से कक्षा पूरी क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा कल और उन्हीं के पहले या फिर बीच में करा दूंगा जो एक दो टॉपिक छूट गए हैं, छोटे छोटे एक एक पेज के टॉपिक हैं, बस क्वेश्चन कर लेते हैं। हम्म। ये क्वेश्चन जो आज पढ़ा है उससे संबंधित है, क्या लिखा हुआ है?
नीचे एक शिक्षक द्वारा की गई कुछ गतिविधियों को सूचीबद्ध किया गया है। कौन सी गतिविधि रचनात्मक मूल्यांकन की प्रकृति की है? ये आज पढ़ा आज के टॉपिक और जो जो मूल्यांकन वाली जितनी भी क्लासेस ली गई उन सभी को मिलाकर ही क्वेश्चन, क्योंकि इनमें गतिविधियां दी हुई हैं, इनमें से कौन सी गतिविधियां रचनात्मक मूल्यांकन की प्रकृति की हैं। रचनात्मक मूल्यांकन मैंने पढ़ाया था ना, वो कुल मिलाकर अभी तक जो पढ़ाया ना, आपको हर चीज़ में दिमाग लगाना है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि रचनात्मक मूल्यांकन वाली कौन सी गतिविधि यहाँ पर पढ़िए। विकल्प में दी है महारत परीक्षण देना, यानी कि इस प्रकार का इवेल्युएशन करना कि वो इस विषय में महारत हासिल है, एक्सपर्ट है कि नहीं है, एक्सपर्ट का पता लगाने वाला टेस्ट करना। बी विकल्प है प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन। सी है ग्रेडिंग प्रणाली में छात्र का मूल्यांकन। शिक्षण के दौरान प्रतिक्रिया प्रदान करना, छात्र को प्रोत्साहित करना अधिक प्रतिबिंबित करता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, इन्हीं ऑप्शन में से ये पता करना लगाना है कि कौन से विकल्पों का यहाँ पर जो समूह दिया हुआ, विकल्पों का कौन समूह रचनात्मक मूल्यांकन की प्रकृति का होगा। विकल्प दिया हुआ ए बी सी, विकल्प बी दिया हुआ बी सी और डी, विकल्प सी दिया हुआ है। चलो आंसर तो पहले से आ गया, चलिए आंसर तो आपके साथ पहले से आ गया, फिर भी आपको दिमाग लगाना है। विकल्प सी है बी डी ई, विकल्प डी है बी सी ई। चलिए मैं यहाँ पर विकल्प लिख देता हूँ मैं। विकल्प सी क्या रहेगा? विकल्प सी रहेगा बी डी ई, ये लिखा हुआ है। विकल्प डी, विकल्प डी क्या रहेगा? ए डी ई, ए डी ई, ये विकल्प डी हो गया। अब बताना इसमें। अब आंसर बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आप समझना है कि क्वेश्चन क्या है और विकल्प क्या है, तो समझना है लिखा क्या है। यहाँ पर शिक्षक द्वारा ये कुछ गतिविधियों को सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि शिक्षक पढ़ाने के दौरान कौन कौन सी गतिविधियाँ कर रहा है, उसमें इवेल्युएशन भी शामिल है। कुल मिलाकर मूल्यांकन के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ कर रहा है, ये कुछ गतिविधियाँ दी हुई हैं। और इनमें से कौन कौन सी गतिविधियाँ इस प्रकार की हैं जो रचनात्मक मूल्यांकन प्रकृति की, ये बताना है। तो यहाँ पर महारत परीक्षण देना, इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार का टेस्ट लिया जा रहा है जिसमें पता लगाया जाएगा कि वो उस सब्जेक्ट में या फिर उस कौशल में कि किसी भी विषय में एक्सपर्ट है कि नहीं। यहाँ पर एक्सपर्ट का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जा रहा है। तो एक्सपर्ट का जो पता लगाने वाला टेस्ट होता है उसमें रचनात्मक मूल्यांकन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्सपर्ट का में रचनात्मकता क्या होती है? रचनात्मकता वो होती है जो नई नई चीज़ों को ईजाद करता है अपने दिमाग में, या फिर कोई भौतिक वस्तु बनाता है नई 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 चीज़ जो पहले से नहीं अस्तित्व में, वो होती है रचनात्मकता। जो महारत जो एक्सपर्ट होगा, एक्सपर्ट क्या होगा? एक्सपर्ट होगा कि जो पहले से चीज़ें हैं उनको सीखे वो एक्सपर्ट होगा, जो पहले से मौजूद चीज़ें हैं उनके बारे में एक्सपर्ट होगा। तो जो एक्सपर्ट रहेगा जो पहले से चीज़ें सीखी हुई, तो उसमें रचनात्मकता क्या होगी? रचनात्मकता का यानी क्रिएटिविटी जिसे इंग्लिश बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि कोई नई चीज़ का ईजाद करना, नई विचार का, नई फार्मूला, नया सूत्र बनाना। यहाँ पर तो नया कुछ है नहीं है, जो पहले से वही सीखे हुए, तो यहाँ पर रचनात्मकता हुई ना, तो इसका मतलब ये विकल्प गया। अब आपको क्या देखना, विकल्प ये नहीं होगा तो एक विकल्प नहीं होता, इसका मतलब ये भी गलत गया। अब ए विकल्प इसमें भी ये गलत, तो ए और डी तो पहले चला गया, बचा बी और सी। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन। प्रश्नोत्तर सत्र में क्या होता है मैं पढ़ा चुका। प्रश्नोत्तर सत्र में इवेल्युएशन वाले टॉपिक के पहले था ये प्रश्नोत्तर सत्र। क्या होता है? प्रश्नोत्तर जो क्लास होती है प्रश्नोत्तरी वाली, उसमें क्या होता है, इसमें अध्यापक क्वेश्चन करता है,
छात्र उसके सोच कर उसका जवाब देता है, फिर नया क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, सोच विचार वाली प्रक्रिया चलती है, जिसमें दिमाग के छात्रों का सक्रिय रहता है। छात्र जो होते हैं सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, उनकी रचनात्मक क्षमता बढ़ती है, समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। तो इसमें तो रचनात्मकता होगी, बिल्कुल होगी। इसका मतलब बी होगा। तो ठीक है, बी सही है। अब यहाँ पर देखेंगे, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। ठीक है। अब सी क्या है, ग्रेडिंग प्रणाली में छात्र का मूल्यांकन। तो ग्रेडिंग प्रणाली में जब छात्र का मूल्यांकन करते हैं तो क्या होता है, किसी विषय में छात्र ने कैसा प्रदर्शन किया और उस अनुसार अक्षरों में ABCD जो अक्षर होते हैं उनमें सबको एक ग्रेड दे दिया। तो जब ग्रेड देते हैं तो यहाँ पर रचनात्मकता क्या काम है, ग्रेड देने में रचनात्मकता क्या काम है। ग्रेड देने में तो ग्रेड पहले से निर्धारित है। ग्रेड ग्रेड होता क्या है, अक्षरों का समूह होता है, लेटर्स का समूह। तो वहाँ पर रचनात्मकता कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेड दे रहे हैं जैसा उसने प्रदर्शन किया। तो ये भी नहीं होगा, सी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ तो सी इसमें है, ये नहीं हो गया। तो यानी ए बी और डी खत्म हो गया, तो बचा क्या। तो अगर आपको ये सभी विकल्प पढ़ने की जरूरत है, तीन खत्म होगा, बचा चौथा, तो सी, इसका मतलब सी वाला सही होगा, बाकी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये एक तरीका होता है एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर जल्दी से हल करना होता। तो तीन हटाया, बाकी एक ही बचा, इसका मतलब सही है, बाकी देखने की जरूरत नहीं। हमने कहाँ तक पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा, ABC पढ़ा, डी और ई पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहले पहले पता हमको आंसर मिल गया। लेकिन फिर भी क्योंकि हम अभी एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अब ये आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ते कैसे, उनको विकल्प कैसे पढ़ते हैं और आंसर कैसे करते हैं, ये बता रहा हूँ। इस वजह से मैं आपको एक एक सब बताऊंगा। और डी वाला देखते, इसमें क्या लिखा है, शिक्षण के दौरान प्रतिक्रिया प्रदान करना। प्रतिक्रिया प्रदान करने में मैंने बताया था, प्रतिक्रिया प्रदान करने में छात्र सोचता है, फिर आंसर देता है, तो उसका दिमाग चलता है। तो यहाँ पर भी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी होती है, ये होगा, यानी डी होगा। यहाँ पर बी भी है, डी भी है। चलिए अभी देखते हैं, छात्र को प्रोत्साहित करना अधिक प्रतिबिंबित करता है, यानी उसको मोटिवेट किया जा रहा है, स्टूडेंट को मोटिवेट किया जा रहा है। और प्रतिबिंबित का मतलब क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश जो हिंदी होती है, तो हिंदी बहुत ही, जो आपका पेपर आता है उसमें हिंदी वाला क्वेश्चन बहुत ही कठिन भाषा, मतलब हिंदी लैंग्वेज बहुत ही कठिन लिखी होती है। ये जो नेट जेआरएफ में जो पेपर आता है, हिंदी मतलब सेकंड पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी वर्जन जो रहता है, तो उसको बिल्कुल में हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम का जो रहता है पेपर, उसकी जो हिंदी रहती है बहुत कठिन रहती है। तो वही उसी कठिन के जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि प्रतिबिंबित करना, या प्रतिबिंबित करने का मतलब है, प्रतिबिंबित करने का शब्द का अर्थ है कि सोच विचार करना। छात्र यहाँ पर गहराई से सोच विचार कर रहा है, और जब छात्र गहराई से सोच विचार करेगा तो रचनात्मकता तो होगी होगी, बिल्कुल जरूरी है। गहराई से सोच विचार करने का मतलब ये होता है कि वो क्रिएटिविटी की क्षमता है उसमें, वो कुछ क्रिएटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मोटिवेट करना, इसके लिए मोटिवेट किया जाएगा तो ठीक है, यहाँ पर क्रिएटिविटी होगी, तो ये भी सही है। तो B D E इसी में तीनों विकल्प है, तो ये वाला सही होगा। इस प्रकार ऐसे आंसर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण का एक उदाहरण है। यानी कि कौन सा परीक्षण में अधिकतम प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण, प्रक्षेपीय व्यक्तित्व परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, रुचि और रवैया मापन। कौन सा होता है बताइए। हो सकता है मैंने न पढ़ाया हो ये वाला। व्यक्तित्व परीक्षण क्या होता है, परिस्थिति परीक्षण क्या होता है, अभियंता परीक्षण ये तो पढ़ाया, इसी क्लास में पढ़ाया। रुचि और रवैया मापन ये इस क्लास में तो नहीं पढ़ाया, हो सकता है पिछली क्लास में पढ़ाया हो। फिर भी इसका आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है और जो हमने पढ़ा है उससे अगर हमारे विकल्प मिल रहे हैं, तो जो हमने विकल्प नहीं पढ़ा उनको हम ध्यान ही क्यों दें, उनको ध्यान देने की जरूरत ही क्या है। अगर जो हम पढ़ा है हमने उससे संबंधित विकल्प मिल रहे हैं और उसी से हमारा आंसर निकल रहा है, तो बाकी को छोड़ दो, कर दे दो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो हम नहीं पढ़ते, कोई टीचर नहीं पढ़ाता, मैं क्या, कोई नहीं पढ़ाता।
पता थोड़ी होता सबको क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जो सिलेबस में दिया हो उतना तो पढ़ा देंगे, और सिलेबस से बाहर क्या मतलब बाहर तो नहीं रहते वो, लेकिन डायरेक्ट रिलेटेड नहीं रहते। ऐसे बहुत सारे कुछ बहुत सारे तो नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं दो चार जो सिलेबस से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि वो पढ़ाए नहीं जाते, क्योंकि सिलेबस में जो लिखा है वो पढ़ाया जाता है। और जो उससे इनडायरेक्टली दूर दूर तक संबंधित है वैसे तो पढ़ाए नहीं जाएंगे, और वैसे पढ़ाए नहीं जाएंगे तो इसलिए आपको वहाँ पर सोचना, दिमाग लगाना, और उसका आंसर आप आराम से दे सकते। यहाँ पर क्या बोला, यहाँ बोल रहा अधिकतम प्रदर्शन, अब अधिकतम प्रदर्शन की बात कर रहा है। अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण का एक उदाहरण, यानी कि ऐसा परीक्षण, परीक्षण का मतलब क्या होता है, टेस्ट है, ऐसा टेस्ट है जिसमें अधिकतम प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है। वो कौन सा है? व्यक्तित्व परीक्षण है। व्यक्तित्व परीक्षण में अधिकतम प्रदर्शन है, कुछ प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं, जो हमारा व्यक्तित्व है वो सामने दिखेगा, यानी जो हमारा व्यक्तित्व है वो है पहले से है, उसमें प्रदर्शन करके कुछ और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर क्या अधिकतम प्रदर्शन, जो हमें क्या बढ़ा चढ़ा कर, यानी अपनी क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। अधिकतम प्रदर्शन का मतलब क्या होता है? अधिकतम प्रदर्शन का मतलब अपनी क्षमता को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम सामने व्यक्त कर सके, सामने दिखा सके, वो होता है अधिकतम प्रदर्शन। अब व्यक्तित्व परीक्षण में क्या हम अपने व्यक्तित्व को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाएंगे, जो है उतना है, उसमें क्या ना ज़्यादा ना कम, तो ये नहीं हुआ। प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण, प्रक्षेपी व्यक्तित्व ये भी एक प्रकार का पर्सनालिटी टेस्ट ही तो है। व्यक्तित्व परीक्षण है पर्सनालिटी टेस्ट, ये भी एक पर्सनालिटी टेस्ट है, तो इसमें भी जो है सो है, इसमें भी हम कुछ ज़्यादा या कम करके नहीं दिखा सकते, ये भी नहीं होगा। ये तो पहले गए बचे सी और डी बचा, इसमें इन्हीं में देखना। एप्टीट्यूड टेस्ट है, अभिक्षमता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक विशेष प्रकार कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति में वो क्षमता है, वो विशेषताएं हैं, वो गुण हैं, वो कौशल है कि नहीं है, ये टेस्ट किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो इसमें क्या होगा, उसके अंतर्गत जो भी विशेषताएं होंगी उनको वो जितना भी व्यक्त कर सकता है, सामने प्रदर्शित कर सकता है, वो कोशिश करेगा। उससे जो पता चलेगा रिजल्ट में कि उसके अंतर्गत वो अभिक्षमता है कि नहीं है। तो अभिक्षमता परीक्षण में ये होता है अधिकतम प्रदर्शन, क्योंकि जो भी उसके अंतर्गत कौशल है उस कौशल को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम प्रदर्शित कर सकता है वो व्यक्त किया जाता है अभ्यर्थी के द्वारा, या फिर कहेंगे छात्र के द्वारा। तो ये वाला जो आंसर होगा इसका सही होगा अभिक्षमता परीक्षण। एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या, ये तो हमने पढ़ लिया परिभाषा में, और इसमें अधिकतम प्रदर्शन किया जाता है, ये मैंने अभी बता दिया। क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति अपना कौशल, कोई कौशल किसी व्यक्ति के अंदर है, उसका चेहरा देख के तो पता चलेगा नहीं कि वो कैसा है कि नहीं। वो कब पता चलेगा कि उसके कौशल के बारे में, जो अब वो अपने कौशल को दिखाएगा, अपने कौशल को व्यक्त करेगा। तो अपने कौशल को व्यक्त करने के लिए किस सीमा तक व्यक्त करता, तो जैसे कि गाड़ी चलाने, कोई कार ड्राइवर है तो कितनी अच्छी ड्राइविंग कर सकता है, कार ड्राइविंग का उसके अंदर कौशल है कि नहीं, इसके लिए उसका अभिक्षमता परीक्षण किया गया। तो कैसे पता चलेगा कि कितने अच्छी कार ड्राइविंग कर लेता है? इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो उसका कार ड्राइविंग का जो कौशल है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कार चलाकर ड्राइविंग के माध्यम से दिखाए लोगों को, जिसको भी दिखाना है कि कार चलाकर अपना कौशल दिखाए अलग अलग तरीक़ों से, किस प्रकार कार चला लेता है, कितनी स्पीड में, कैसे मोड़ना, ये सब जो भी करना होता है तो वो सब करके दिखाए ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों से। तो इससे क्या पता चले, इससे पता चलेगा कि कार ड्राइविंग की जो उसकी अब जनता है वो किस हद तक है। इसमें क्या हुआ, इसमें अपने कौशल का उससे ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से अधिकतम जितना भी हो सकता है प्रदर्शित करना पड़ा। तो यहाँ पर अधिकतम प्रदर्शन हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने कौशल को दिखाना है, तो अभिक्षमता परीक्षण में जो अधिकतम प्रदर्शन किया जाता है, तो ये इसका सही हो गया। ये भी देखते हैं रुचि और रवैया मापन। रुचि जो होती है, रुचि जो होगी उतनी होगी, रुचि में कम ज़्यादा क्या है, किसी चीज़ के प्रति हमारी रुचि, किसी की रुचि मोबाइल गेम खेलने में, किसी की रुचि है आउटडोर गेम है, स्टेडियम में जा गेम खेलने की, उसकी जो रुचि है उसका जब रुचि या रवैया का मापन करेंगे, उसका रुचि या रवैया जितना है तो है, उसमें अधिकतम या न्यूनतम नहीं रहेगा, रुचि उतनी रहेगी, तो इसका मतलब डी भी नहीं रहेगा। कौशल, कौशल को क्या होता है, क्योंकि कौशल जो होता है, अगर दिमाग का कौशल है, दिमाग का, हाथ का कौशल है तो हाथ का, ये हमें प्रदर्शन करके दिखाना पड़ता है अभिक्षमता में। यानी कि अब किसी जो हमारा कौशल होता है किसी विशेष कार्य के लिए, वो हम जितना उस कौशल को निखार सकते हैं, जितना उसको बढ़ा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। हम चाहे तो उस कौशल को कम भी कर सकते हैं, अभ्यास ना करें,
हमारे कौशल हमारे अंदर रहेगा, धीरे धीरे कम होते हुए खत्म भी हो सकता है। और जितना हम चाहें वह व्यक्ति चाहे जिसके अंदर वो कौशल उसको बढ़ा भी सकता है। यानी अब क्षमता में एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड में वह जो व्यक्ति कम भी कर सकता बढ़ा सकता है। इस वजह से इसमें अधिकतम प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है। जब अभिक्षमता परीक्षण होता है तो यहाँ पर अधिकतम प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें कम या ज़्यादा कैसा प्रदर्शन करता है इसके आधार पर तय होती है कि उसकी अक्षमता कितनी है। और वह व्यक्ति उसके ऊपर खुद के ऊपर निर्भर है कि वह अपनी अभिक्षमता को कम करके दिखाता है या ज़्यादा करके। जो बाकी तीनों विकल्प में इसमें जितना है उतना ही रहेगा, उसमें कम ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, ये मूल्यांकन संबंधित है। इसमें मूल्यांकन के कई प्रकार दिए हुए हैं। आपको एक एक करके देखना है। यहाँ पर मूल्यांकन का रूप है और उनका विवरण है लिस्ट 2 में, और उनका मिलान करना है। यानी कि मूल्यांकन का नाम और वो मूल्यांकन क्या उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है और मिलान करना। एक एक करके पढ़िए। निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि इंग्लिश में फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ये क्या होता है। संकलनात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव इवेल्युएशन, ये क्या होता है, पढ़ा चुका हूँ। फिर क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट यानी कि यहाँ पर हमारे वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था मैंने हिंदी में लिखवाया था मानदंड संदर्भ मूल्यांकन। यहाँ पर लिखा हुआ है निष्कर्ष, यहाँ पर निष्कर्ष नहीं होगा, निष्कर्ष मिसप्रिंट है यहाँ पर। क्योंकि हिंदी में मैंने बताया था जो हिंदी की जो हिंदी मीडियम का जो रहता है पेपर, जो हिंदी उसका वर्जन रहता है वो बहुत कठिन भाषा वहाँ पर लिखता है। तो आपको इंग्लिश में वर्जन में पढ़ लेना है जहाँ पर समझ में ना आए। तो क्राइटेरियन रेफरेंस मूल्यांकन ये क्या होता है। और नीचे दिया हुआ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यानी कि मानक संदर्भ मूल्यांकन, ये सब बता चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर मिलान करना है। पहला क्या दिया हुआ, रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। परसेंटाइल रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर आर यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग, ये किसमें आता है मैं बता चुका हूँ। स्टैंडर्ड्स इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी यानी कि आधिपत्य सूचक मानक। तीसरा इसमें की दिया है द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट, इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभावना की पहचान के लिए करने के लिए होता है। ये बता चुका हूँ सुधार की गुंजाइश और संभावना की पहचान करने के लिए कौन सा मूल्यांकन किया जाता है। चौथे में क्या दिया है, इसका प्रयोजन अधिगम स्तर आंकना होता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है इट इज इंटेंशन इंटेंशन इज टू जज लर्निंग स्टैंडर्ड यानी कि अधिगम स्तर आंकने के लिए अधिगम स्तर आंकने के लिए ये वाला मूल्यांकन होता है। मैं छोटा कर देता हूँ तभी देख सके। अब चारों आ गए आपके सामने, अब मिलान करिए। और कमेंट बॉक्स में लिखना भी है कि ए वाला कौन से, ए वाला किस में मिलेगा, बी वाला किस में मिलेगा, सी किस में मिलेगा, ऐसे। ये फॉर्मेटिव एवेल्युएशन क्या होता है। फॉर्मेटिव मैं बताता हूँ। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन क्या होगा, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होगा ये वाला तीसरा नंबर। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन बता चुका इसमें, क्योंकि फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में समस्याएं पता की जाती हैं, इसके बाद उनमें सुधार किया जाता है। तो जिसमें सुधार की संभावना होगी, गुंजाइश होगी, वही जो होगा फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। ये वाला क्या होगा, लिख देता हूँ।
चलिए ऐसा समझ लीजिए, ये वाला होगा तीसरा, ठीक है। दूसरा समेटिव एवल्यूशन। समेटिव एवल्यूशन में क्या होता है, उसने कितना सीखा, ये जो होता समेटिव इवेल्युएशन होता था। तो एक इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये चौथा वाला, बी का हो जाएगा चौथा। इसका प्रयोजन अधिगम स्तर मापने के लिए होता है। फिर तीसरा है क्राइटेरियन, यानी कि मानदंड संदर्भ मूल्यांकन। मानदंड संदर्भ मूल्यांकन में क्या होता है, इसमें उसके कुल कितने अंक है, मैंने आज की क्लास में बताया कि कितने परसेंटेज बने, उसका जो 500 का पूर्णांक है, 500 का पूर्णांक वो मानदंड होगा, उसमें उसके कितने नंबर आए, नंबर से उसका परसेंटेज निकाले गए, 500 मान ली 450 नंबर आए, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा क्राइटेरिया, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। दूसरी नंबर क्या हो जाएगी, ये दूसरा नंबर आधिपत्य सूचक स्टैंडर्ड इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी, ये हो गया। अब डी नंबर, हाँ तो सी वाला क्या होगा, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, यानी कि मानदंड संदर्भ मूल्यांकन, ये वाला हो जाएगा इसका दूसरा, सी का दूसरा हो जाएगा, यानी कि आधिपत्य सूचक मानक स्टैंडर्ड से इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी, क्योंकि यहाँ पर जितने नंबर होते हैं पूरे रख दिया जाता है, यानी कि जितने अंक प्राप्त किए पूरे यहाँ पर लिख दिए जाते हैं, उनको देखा जाता है पूरे टोटल उसने कितने अंक प्राप्त किए एक मानदंड का अनुसार। इसी का हो जाएगा दूसरा। डी वाला है मानक संदर्भ परीक्षण, इसमें क्या होता है, इसका सी का हो जाएगा ए वाला, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया परसेंटाइल मार्क जैसे होते हैं, परसेंटाइल मार्क्स का उदाहरण दिया था मानक संदर्भ मूल्यांकन में, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि परसेंटाइल रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर आर यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक, क्योंकि यहाँ पर रैंक रहती है, रैंक कैसे निकाले, तुलना करके। और मानक संदर्भ परीक्षण में क्या रहता है, यहाँ पर तुलना करके निकाला जाता है प्रदर्शन, छात्र का प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना करके पता किया जाएगा उसका स्थान क्या है, और ये यहाँ पर लिखा है कि आधारित रैंक, रैंक में प्रदर्शन तुलना कर किए जाएंगे, पहला स्थान किसका है, तो तुलना करके निकालेंगे ना सभी, पहला कौन है, पहली रैंक किसकी, और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, हो जाएगा पहला। तो यहाँ पर समझ लीजिए, ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा दूसरा, और डी का हो जाएगा पहला, ठीक है, ये वाला होगा। यहाँ पर लिखा हुआ, आप कौन सा विकल्प है यहाँ पर देख लेते हैं, एक का तीसरा केवल पहला विकल्प में, तो सीधे यहीं से होकर पता चल गया कि जो पहला, इसका पहला ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि एक तीसरा बाकी देखना ऐसे तो देखा जाता, एक तीसरा है यहाँ से देखा, एक तीसरा ठीक है, एक तीसरा किसमें दिया, एक में दिया, बाकी बाकी में किसी में दिया ही नहीं एक तीसरा, तो बाकी हमें बी सी डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधे एक तीसरा एम विकल्प में दिया है तो ये लगाओ आगे बढ़ो, ये वाला ये वाला पहला वाला गोला भरो उसमें और आगे बढ़ो, ठीक है। ये वाली क्लास यहीं तक थी, और अगली क्लास में क्योंकि हमारा खत्म हो गया तो आपको करना क्या है बता देता हूँ। सबसे पहले कोशिश करनी जितनी जल्दी हो सके, तो जो बुक में आपके क्वेश्चन दिए हैं, चैप्टर 1 दिया होगा, चैप्टर 1 के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होंगे, तो वो सभी क्वेश्चन कर लेना जल्दी से जल्दी। और उसके बाद अगर कर लिए होंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन दिए, केवस मैदान की बुक में काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, अलग दूसरी बुक में भी किसी में कम किसी में ज़्यादा समय दिए रहते हैं। और जो यूथ कंपटीशन की जो आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो बुक आती है, प्रीवियस ईयर पेपर्स वाली बुक, यूथ कंपटीशन की पेपर 1 की, तो उसमें जो पेपर आता है वो क्रम से दिया रहता है यूनिट वाइज, यानी कि 5 क्वेश्चन पहले यूनिट के, ऐसे 5 क्वेश्चन दूसरी यूनिट के, ऐसे क्रम से दिया रहता है। तो पहले यूनिट के हर पेपर में पहले यूनिट के जो 5 क्वेश्चन रहेंगे वो ऊपर दिए रहेंगे, ऊपर नहीं दिए रहेंगे तो जहाँ भी दिए रहेंगे 5वें इकट्ठा दिए रहेंगे। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के जितने भी पेपर हैं आपकी बुक में, तो वो सभी पेपर से पहले यूनिट के जितने भी 5 क्वेश्चन है सब कर लीजिए, वो हो गया। और जो जो क्वेश्चन भी नहीं बने तो पूछना है, ये हो गया। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि आपका जो यूनिट पहली है वो अच्छी तरीके से पूरी हो जाएगी, और फिर हम दूसरी यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद क्लास देखने के लिए।